नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों की जानिब से जो रिटर्निंग अफसरान के पास नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए गए थे, उन नॉमिनेशन पेपर की रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और मरियम नवाज़ के कागज़ात नामज़दगी का मामला भी शामिल है। तो सबसे पहले तो नॉमिनेशन पेपर के हवाले से जो रिटर्निंग अफसरान के दफातर से जो ख़बरें सामने आई हैं, सबसे पहले तो इन ख़बरों की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान का अडयाला जेल में जो इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच गया था कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन केस की समाअत करने के लिए, इमरान ख़ान ने 4 रुकनी बेंच के साथ मुकालमा किया है। वो मुकालमा क्या है और जस्टिस काजी फ़ायसा के ख़िलाफ़ जो तहरीक इंसाफ की जानिब से एक नई कैंपेन लॉन्च की गई थी, जिसमें नवाज शरीफ का नाम भी शामिल था, वो कैंपेन नाज़रीन कैसे नाकाम हुई है, जज ने फ़ैसला दिया है और नवाज शरीफ की इस्तदा को एक्सेप्ट कर लिया गया है। इस हवाले से जो ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी ब्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तो जैसा कि मैंने अपने ब्लॉग के इब्तिदाई में कहा कि सबसे पहले तो नॉमिनेशन पेपर की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी तफसीलात आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। एक तो नाज़रीन लाहौर के हल्का NA 122 से जो बानी तहरीक इंसाफ, साबिक़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे, उन नॉमिनेशन पेपर को आज मुसम्मिक नवाज़ के NA 122 के जो कैंडिडेट हैं मियाँ नसीर, उनकी तरफ से चैलेंज कर दिया गया है। बेसिकली मियाँ नसीर ने मुसम्मिक नवाज़ के रहनुमा ने इमरान ख़ान के जो नॉमिनेशन पेपर हैं उन पर एतराज़ उठाया है और एतराज़ उठाया गया है जो तोशा खाना में इमरान ख़ान साहब को जज हमायूं दिलावर की अदालत की तरफ से जो 2 साल की कन्विक्शन दी गई और फिर 2 साल की कन्विक्शन के बाद जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है कि इस कन्विक्शन के बाद तोशा खाना केस में सज़ा के बाद इमरान ख़ान 5 साल तक पार्लिमानी सियासत के लिए नाअहल हो चुके हैं। तो वही मुद्दा जो है वो मियाँ नसीर मुसम्मिक नवाज़ के रहनुमा ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने तहरीरी तौर पे उठाया है। तो अब ये एतराज़ इमरान ख़ान के पास इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ फ़ाइल होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने इन एतराज़ात का जायज़ा लेना है और जायज़ा लेने के बाद वो इमरान ख़ान के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का फ़ैसला करेंगे। लेकिन इमरान ख़ान साहब के जो नॉमिनेशन पेपर हैं उनसे मुतल्लिक आज ख़ुद PTI के जो वकला सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वाशगाफ अल्फाज में इस बात का एतराफ़ किया गया है कि अगर 30 दिसंबर तक इमरान ख़ान के जो नॉमिनेशन पेपर हैं जिनकी स्क्रूटनी मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान ने करनी है, अगर तोशा खाना की नाअहली का फ़ैसला सस्पेंड नहीं होता तो इमरान ख़ान के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट नहीं हो पाएंगे। तो इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल, यानी दीवार पे लिखा है कि फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से सस्पेंड नहीं हुआ। तो रिटर्निंग अफसरान जायज़ा लेने के बाद नज़र आ रहा है कि तोशा खाना की कन्विक्शन की बुनियाद पर और 5 साल की नाअहली का जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है उस पर इमरान खान साहब के नॉमिनेशन पेपर NA 122 से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा मियाँ वाली से भी इमरान खान साहब ने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं, लेकिन ताहाल जब हमें वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पर इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़िलहाल कोई जो एतराज़ है उसकी फ़ाइल होने की कोई रिपोर्ट मंजर आम पे नहीं आई। इसके अलावा नाज़रीन मरियम नवाज़ जो कि NA 119 से और PP 80 से इलेक्शन लड़ रही हैं, उनकी तरफ से नॉमिनेशन पेपर मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवाए गए थे, लेकिन आज मरियम नवाज़ के नॉमिनेशन पेपर पर भी एतराज़ उठाया गया है। 2 वकला हैं, एक नाज़रीन जनाब अली हसन शाह एडवोकेट हैं, दूसरे मोहम्मद ताहिर हतार एडवोकेट हैं। अब ये दोनों वकला हैं, यानी कानून को जो वकील होता है उसके बारे में परसेप्शन होती है कि कानून को जानते हैं, आइन को जानते हैं, तो ये एतराज़ उठाएंगे, कोई लॉजिकल होगा कोई लीगल होगा, लेकिन यहाँ पे बड़े इलॉजिकल किस्म के जो है वो एतराज़ात उठाए गए हैं, इलीगल भी हैं इलॉजिकल भी हैं। एक तो यहाँ पे कहा गया कि जो मरियम नवाज़ ने अपने नॉमिनेशन पेपर पे सिग्नेचर किए हैं वो जाली हैं। अब इनसे पूछे कि आपने एतराज़ तो कर दिया मरियम नवाज़ के सिग्नेचर्स पे, तो आप बताएं कि आपके पास प्रूफ क्या है, आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है कि मरियम नवाज़ के सिग्नेचर उन्होंने नहीं किए, किसी और ने सिग्नेचर किए हैं। दूसरा एतराज़ इन्होंने मरियम नवाज़ के नॉमिनेशन पेपर पे ये उठाया है कि मरियम नवाज़ मुख्तलिफ केसेस में सजा याफ्ता हैं। अब आप तमाम देखने वाले हैं, एलिगेशन अपनी जगह पे जितने भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो अदालतों से डिसाइड हो चुके हैं। कौन सा ऐसा केस है जिसमें मरियम नवाज़ को सज़ा याफ्ता अभी तक सज़ा याफ्ता हैं और उनका मामला किसी कोर्ट में पेंडिंग है?
और उसमें वो ज़मानत पे हैं या वो फैसला सस्पेंड होने के बाद उनको रिहा किया गया है, कोई ऐसा फैसला मौजूद नहीं। लेकिन माशाल्लाह दोनों वकला हैं और ऐसे ऐसे एतराज़ात उठाए गए हैं कि मुख्तलिफ़ केसेस में सज़ा याफ्ता हैं और सिग्नेचर भी इनके जेन्युइन नहीं है। और फिर ये भी कहा गया है कि इन दोनों एतराज़ात की रोशनी में मरीम नवाज़ 62-63 पे पूरा नहीं उतरती। वैसे नाज़रीन, इस किस्म के जो एतराज़ात आते हैं इसके ऊपर भी लॉ होना चाहिए कि अगर सिर्फ पगड़ियाँ उछालने के लिए, दूसरों को मलाइन करने के लिए, बदनाम करने के लिए ऐसे एतराज़ात आते हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो, तो उसके ऊपर भी कोई भारी जुर्माना ज़रूर होना चाहिए। इसी तरीके से नाज़रीन, एडवोकेट अज़हर सदीक़ जिन्होंने NA 121 से अपनी नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे, उनकी नॉमिनेशन पेपर की जांच पड़ताल का जो प्रोसेस है मुकम्मल हो गया है। अज़हर सदीक़ खुद अपने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश हुए हैं और उनके साथ उनके जो तजवीज़ और तायद कानूनदा थे वो भी रिटर्निंग ऑफिसर के पास पेश हुए हैं। अभी तक ताहाल किसी ने भी उनके नॉमिनेशन पेपर पर एतराज़ नहीं किया और ये 30 दिसंबर तक आप किसी के खिलाफ भी जो है वो एतराज़ उनके नॉमिनेशन पेपर पर उठा सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज अडियाला जेल के हवाले से भी आपके साथ खबर शेयर कर लें, फिर मैं भूल जाऊंगा क्योंकि मैंने अपने राइटिंग पैड पे इसको नोट नहीं किया। आज अडियाला जेल में जो तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत थी उसमें फवाद चौधरी के जो वकील हैं फैसल चौधरी, उनकी तरफ से एतराज़ उठाया गया कि ताहाल जो मल्टीरियल हमको फराहम किया जाना था, क्योंकि आपने तो आज मुल्ज़मान को चार्जशीट करने की तारीख दे रखी है, लेकिन जब तक हमें पूरा मवाद नहीं मिलता तो आप तौहीन अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ा नहीं सकते। नहीं मालूम कि जुर्म क्या है और किस जुर्म की आप जो है चार्जशीट हम मेरे क्लाइंट पे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन तारीख देने को तैयार नहीं था। तो फिर इमरान खान साहब खुद रोस्टम पे आए और उनकी तरफ से आके नाज़रीन जो बेंच था 4 रुकनी जिसको निसार दुरानी साहब हेड कर रहे थे, इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के चारों मेम्बरान से कहा कि सारी मेहरबानियाँ आपकी PTI पे जारी हैं और चारों मेम्बरान से कहा कि आप इलेक्शन करवा रहे हैं, इलेक्शन का अमल जारी है, आपके रिटर्निंग अफसरान MPO के ऑर्डर जारी कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी, फिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्या आप तारीख नहीं दे सकते? इसके बाद इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने 3 जनवरी तक जो फर्द जुर्म की कार्रवाई का मामला था उसको मौखर कर दिया, मुलतवी कर दिया और PTI के वकला से कहा कि जिन जिन आरोज़ पर आपके एतराज़ात हैं आप आकर इलेक्शन कमीशन से रजू कर सकते हैं। यानी तारीख भी दे दी और जो रिजर्वेशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनको एड्रेस करने के हवाले से PTI के वकला से कहा, इमरान खान साहब के वकला से कहा कि आप इलेक्शन कमीशन में आके इन एतराज़ात को दें, तहरीरी तौर पे इनको एड्रेस किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब जो NA 60 से NA 61 से और PP 26 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे मुतल्लिक आज फैसल चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी है कि 30 दिसंबर तक नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी होनी है, लेकिन हमारे जो तजवीज़ और तायद कानूनदा हैं उनको हरासा किया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं और रोका जा रहा है। तो आप ऐसा करें, इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की गई है कि आप हमारे जो तजवीज़ और तायद कानूनदा हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें ताकि जब रिटर्निंग अफसरान बुलाएं तो हमारे प्रपोज़ल और जो सेकेंडर हैं वो मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश हो सकें। इसके अलावा नाज़रीन, मुश्ताक गनी साहब हैं, स्पीकर हैं KPK असम्बली के, जब तक नए स्पीकर का इंतखाब नहीं हो जाता, बेशक असम्बली नाज़रीन डिज़ोल्व भी हो जाएँ, स्पीकर अपनी ओहदों पर अपनी नशिस्तों पर मौजूद रहते हैं। तो स्पीकर अपने KPK मुश्ताक गनी साहब ने जो अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए थे उनको आज रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिए हैं और प्रोक्लेम ऑफेंडर होने की बुनियाद पे 9 मई के केसेस के हवाले से मुश्ताक गनी PTI के रहनुमा के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए हैं। इसी तरीके से कल ज़रताज गुल के और अलीम आदिल शेख साहब के नॉमिनेशन पेपर भी मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान ने रिजेक्ट कर दिए थे, बल्कि ज़रताज गुल साहब के जो नॉमिनेशन पेपर के हवाले से जो अपील थी मुल्तान जो लाहौर हाई कोर्ट बेंच है उसने अपील भी ज़रताज गुल साहब की रद्द कर दी थी, मुस्तरद कर दी थी। इसके अलावा नाज़रीन, आपको एक और चीज़ भी बताते चलें कि ये भी फ़हीम अख्तर साहब ने रिपोर्ट किया है, ये जो अडियाला जेल में समाअत हुई उसको भी साफ़ी फ़हीम अख्तर ने रिपोर्ट किया है। फ़हीम अख्तर साहब ने कहा है कि 24 जनवरी 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें कहा गया, 2020 का नहीं है, ग़ालिबन साल के हवाले से कुछ गलती हो सकती है, 21 का होगा, ये 22 का होगा, कि जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, उनका पूरा नाम जो है वो मोहम्मद जलाल सिकंदर सुल्तान राजा है, तो लिहाजा उनका नाम मोहम्मद जलाल सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो लिखा जाए। एक और ख़बर नाज़रीन रात की है, बाकी जो खबरें जिसका मैंने थंबनेल पे जिक्र किया उसकी डिटेल पे आने से पहले ये एक रात की खबर है जो कि कल आखिरी व्लॉग में आपके साथ शेयर करने से रह गई थी। कैप्टन रिटायर्ड जमील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MNA हैं, रहनुमा हैं, जो PTI को छोड़ चुके हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद कैप्टन रिटायर्ड जमील ने अब मुस्लिम नवाज़ में शमूलियत अख्तियार कर ली है। ये कल का वाक़या है कि कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद जो हैं वो मुस्लिम नवाज़ को प्यारे हो गए हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो हमारी बाकी की खबरें हैं। पहले तो नाज़रीन आपको बता दें कि कप्तान ने एक नया प्लान बनाया है और उस प्लान पे नाज़रीन आजकल आप ये देख रहे हैं कि एग्जीक्यूशन भी नज़र आ रही है। प्लान नाज़रीन ये है
कि PTI के वो मफरूर रहनुमा जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर रिटर्निंग अफसरान को अपने अपने हलकों में इलेक्शन लड़ने के लिए जमा करवाए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि जो बातें सामने आ रही हैं कानूनी माहिरीन की कि जो प्रोक्लेम ऑफेंडर हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाएंगे, जैसे कि मुश्ताक गनी साहब के हुए हैं और उसके साथ साथ जो अलीम आदिल शेख साहब के हुए हैं उनके ऊपर भी 9 मई का वाक़या है, वो मफरूर तो नहीं है, और ज़ताज गुल साहबा के हुए हैं वो भी मफरूर हैं। तो प्लान ये किया गया है कि जो ऐसे रहनुमा हैं जिनके हवाले से इश्तिहारी का कोई नोटिस अदालत ने जारी कर रखा है, तो वो किसी हाई कोर्ट से रिजू करेंगे, ख़ास तौर पे लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट से, और वहाँ से हिफाजती ज़मानत हासिल करेंगे, और हिफाजती ज़मानत लेने के बाद वो जाएंगे अपना मुतलका RO के पास जहाँ उनके नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी होनी है, अपनी नॉमिनेशन पेपर की वहाँ पर जाके तस्दीक कराएंगे, उसकी तायीद करवाएंगे। उसके बाद अगर उनको गिरफ़्तार भी कर लिया जाता है, किसी भी ऐसे रहनुमा को जो हिफाजती ज़मानत ले के मुतलका RO के पास पेश होगा, तो अगर वो बाद में गिरफ़्तार भी हो जाए तो उसके नॉमिनेशन पेपर इंटैक्ट रहेंगे, और इंटैक्ट रहने के साथ साथ वो जेल में बैठ के अपना इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन इसमें यह भी है कि अगर हिफाजती ज़मानतें मिलती हैं, हिफाजती ज़मानत मिलने के बाद वो RO के दफ्तर में जाके वहाँ पे हाज़िरी लगवा के अपने तायीद कुनुंदा तजवीज़ कुनुंदा को वहाँ पे पेश करके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट करवा लेते हैं और जाके मुतलका अदालत में भी पेश हो जाते हैं, तो उनका जो प्रोक्लेम ऑफेंडर का जो एक अदालती नोटिस है वो भी नाज़िर ख़त्म हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे तोशा खाना में नवाज शरीफ का जो प्रोक्लेम ऑफेंडर का नोटिस था अदालत का, वो अदालत ने वापस ले लिया था जब नवाज शरीफ जो है अदालत में उनके वकला जो है वो पेश हो गए थे और उनके जो नुमाइंदा थे वो भी पेश हो गए थे। तो ये प्लान किया गया है। इसी हवाले से कल एक डेवलपमेंट भी हुई है कि उमर अयूब साहब की 2 दिन की हिफाजती ज़मानत जो है वो एक्सेप्ट की गई है। कल इसी हवाले से जमशेद दस्ती साहब ने पिंडी बेंच से अपना मुल्तान बेंच लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया था, उन्होंने भी 2 दिन की हिफाजती ज़मानत मांगी थी। तो आज में भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होंगी, लेकिन अभी उमर अयूब साहब के हवाले से और जमशेद दस्ती साहब के हवाले से ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि उन्होंने हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानतें हासिल की हैं। लेकिन जो भी प्रोक्लेम ऑफेंडर है उनकी कोशिश होगी कि इमरान खान साहब के इस प्लान पर अमल करते हुए पहले हिफाजती ज़मानत लेके फिर RO के दफ्तर में जाएँ, वहाँ पे नॉमिनेशन पेपर की जो है वो तस्दीक कराएँ और फिर मुतलका अदालत में पेश होके जो है वो प्रोक्लेम ऑफेंडर का जो नोटिस है उसको विड्रॉ कराया जा सके। तो ये एक प्लान किया गया है जिस पर एग्जीक्यूशन होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा नाज़रीन एक और जो ख़बर आपके साथ हमने शेयर करनी है वो नाज़रीन है कि जो एक कंपेन चली जस्टिस काजी फाइज़ के ख़िलाफ़, और ये कंपेन चली नाज़रीन ग़ालिबन 10 या 11 दिसंबर की डेट है जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से नोटिस लिया था कि 2 आरा मौजूद हैं। एक आरा ये मौजूद है कि आर्टिकल 62(1)(f) का जिस पे इतलाक़ होता है वो ताहयात नाहल है, और दूसरी आरा ये है कि पार्लियामान की जानिब से जो नई कानून साजी की गई है इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 में, उसके बाद जो नाहली की मियाद है वो 5 साल हो चुकी है। तो इस पर काजी फाइज़ साहब ने अकेले नहीं बल्कि बेंच में बैठ के, जिसमें अमीनुद्दीन खान साहब थे, अतर मिनल्ला साहब थे, नोटिस लिया गया था और 2 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा, बल्कि तश्कील दिया जा चुका है। अभी अरकान के नाम के उस बेंच में कौन कौन से जज साहबान शामिल होंगे वो सामने नहीं आए। तो नाज़रीन जब ये नोटिस लिया गया तो प्रोपोगंडा PTI के ट्रोल्स की तरफ से, सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर की तरफ से, सोशल मीडिया पे x.com पे और बाकी जितने प्लेटफार्म हैं, फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, ये प्रोपोगंडा किया गया कि काजी फाइज़ साहब का नवाज शरीफ के साथ गठजोड़ है, तो उसको ताहयात नाहली से बचाने के लिए काजी फाइज़ साहब ने यह खुद नोटिस लिया है ताकि आर्टिकल 62(1)(f) की जो नाहली की मियाद है वो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 5 साल की कर दी जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट 5 साल की कर नहीं सकती, लेकिन क्योंकि इलेक्शन एक्ट आ चुका है तो पार्लियामेंट का कानून माना जाएगा मेरी राय के मुताबिक। लेकिन प्रोपोगंडा यही किया गया कि ये नवाज शरीफ के मोहब्बत में, दुख में, प्यार में ये नोटिस लिया गया है। अब कल नाज़रीन जो डेवलपमेंट हुई, मैं रात ये सोच रहा था कि आज आपके साथ ये बात ज़रूर डिस्कस करूँगा कि नवाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर तो NA 130 से एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, यानी जिनको ये लग रहा था कि नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होंगे, तो इसलिए उस रिजेक्शन से पहले काजी फाइज़ साहब ने नोटिस ले लिया आर्टिकल 62(1)(f) का। तो नवाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर तो NA 130 के रिटर्निंग अफसर ने एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो फिर ये साफ जाहिर होता है कि ये प्रोपोगंडा किया जा रहा था। नॉमिनेशन पेपर तो रिजेक्ट होने की जो एक वजह या सूरत नज़र आ रही है वो तो इमरान खान साहब के नॉमिनेशन पेपर हैं। NA 130 से नवाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होने के बाद ये जो एक नया प्रोपोगंडा का एक प्रोग्राम बनाया गया काजी फाइज़ के ख़िलाफ़, ये कह के कि काजी नवाज गठजोड़, ये भी नाजरीन मलिया मेट हो गया है। ये झूठा प्रोपोगंडा, झूठा प्रोग्राम का जो प्रोपोगंडा का प्रोग्राम था, ये भी नाज़रीन अपनी मौत आप मर गया है। इसके अलावा नाज़रीन
आपको बताते चलें कि एक शाह महमूद कुरैशी साहब जिन्हें आज गिरफ़्तार किया गया रावलपिंडी पुलिस की तरफ से, उनके हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं कि उन्हें आज मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर का ये दावा है कि हम अदालत से शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत के लिए आज रिजू करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी पटिशन जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत मांगी गई हो, ऐसी कोई पटिशन दायर नहीं हुई। पिछले व्लॉग में मैंने बात की थी कि शाह साहब के साथ जो पुलिस का रवैया था वो गैर मुनासिब था, तो इस पर कुछ दोस्तों की जानिब से कमेंट्स किया गया और कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई हैं। तो ठीक है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि माजी में जो शाह महमूद कुरैशी का रवैया था पुलिस एहलकारों के साथ, पुलिस के अफसरान के साथ, अपने सियासी मुखालफिन के साथ, वो भी कोई अच्छा नहीं था, बड़ा रौनत वाला था, बड़ा फिरौनों वाला रवैया था। लेकिन क्या अगर कल जो हो रहा था वो अगर सही नहीं था, तो क्या आज जो हुआ है तो उसको भी सही कहा जाए? कल अगर गलत था तो आज भी गलत है। लेकिन आप दोस्तों की जो राय है, जिन्होंने इस पर कमेंट्स किया है, मैं उनकी राय का भी ज़रूर एहतराम करता हूँ। इसके अलावा नाज़रीन, एक और दरख्वास्त जो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई कि PTI के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके जो तजवीज़ कानूनदा हैं, तईद कानूनदा है, उनको हरासा किया जा रहा है। तो आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजवी साहब ने केस की समाअत की है, जिसमें पुलिस की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई कि भाई किसी को भी हरासा नहीं किया जा रहा, किसी को भी जो तजवीज़ कानूनदा है, तईद कानूनदा है, उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही। तो लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस के स्टेटमेंट के बाद ये जो दरख्वास्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसको नाज़रीन डिस्पोज ऑफ यानी निपटा दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, एडवोकेट अजहर सदीक साहब, जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की है और आगे उन्होंने किया इस पटिशन के हवाले से मुनीर अहमद साहब को। जितनी भी नाज़रीन दरख्वास्तें मुनीर अहमद साहब की होती हैं, उसमें एडवोकेट अजहर सदीक साहब वकील होते हैं। तो ये बहुत सारे दोस्त बताते हैं कि मुनीर साहब का जो ताल्लुक़ है, ये खुद भी वकील हैं, लेकिन ये अजहर सदीक साहब से चैम्बर का इनका ताल्लुक़ है। जो भी पटिशन आती है उसमें कहा जाता है कि सोच जो है वो पीछे अजहर सदीक साहब की होती है। तो आर्टिकल 62-63 के हवाले से ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसमें कहा गया है कि जो बैंक डिफॉल्टर हैं, जिन्होंने अपने बिलों की अदायगियाँ नहीं की, उनकी तफसीलात, इलेक्शन होने जा रहा है, 8 फरवरी की पोलिंग की डेट आ चुकी है, लेकिन ताहाल को इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे ऐसे डिफॉल्टर्स की, ऐसे बिल की अदायगी ना करने वाले की तफसीलात फराहम नहीं की। तो ये इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए कि तमाम डिटेल जो हैं ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डिफॉल्टर्स की, जो जिनके ऊपर ड्यूज़ जिनके वाजिबात जिन्होंने अदा करने हैं, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर तफसीलात फराहम की जाएँ, ताकि जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन पे ऐसे इल्ज़ामात हैं, उनके खिलाफ एतराज़ात रिटर्निंग अफसरान के पास फाइल हो सकें। तो देखते हैं ये पटिशन कब टेकअप होती है। इसके अलावा साफ़ी फ़हीम अख्तर साहब ने एक और भी खबर दी है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उन्होंने 46,000 रुपये जो उनके सरकारी घर का रेंट था वो 2021 से पहले जब वो चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा बने थे, तो उस वक्त से उन्होंने ये अदायगी नहीं की 46,000 रुपये के हाउस रेंट की। तो अब इसमें हकीकत कितनी है वो डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने लगाया है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स में पुरानी चीज़ें चल रही होती हैं, क्योंकि जो हाउस रेंट होता है ये आपकी तनख्वाह जब आती है उससे काट लिया जाता है, उससे ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लिया जाता है। लेकिन अब ये वाजिबात क्यों पड़े हैं, क्यों इस वक्त मंजर यहाँ पे आए हैं, लेकिन क्रेडिट जो इस खबर का है ये फ़हीम अख्तर मलिक साहब का है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।